इजराइल और फिलिस्तीन के बीच कंट्रोवर्सी एक बार फिर से गहरा हो चुका है। कहा जा रहा है कि हमास ने इजराइल के ऊपर टोटल 5000 रॉकेट से हमला किया। इस घटना के बाद इजराइल ने ऑन रिकॉर्ड स्टेट ऑफ वार डिक्लेयर कर दिया। इस हमले में इजराइल के कई नागरिकों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हैं। और वहीं फिलिस्तीन में भी इजराइल ने बहुत ही बड़ी तबाही मचाया है। फिलिस्तीन में हजारों लोगों की मौत हो गई तो कई हजार लोग घायल हैं। इजराइल और फिलिस्तीन दो ऐसे देश हैं जिनका विवाद काफी लंबे समय से चला आ रहा है। दोनों देशों के बीच शांति बनाए रखने और मतभेद को खत्म करने के लिए कई बार समझौते भी हुए, लेकिन उसका कुछ खास हल नहीं निकला। आज हम आपको इस वीडियो के हेल्प से सभी चीज़ों को बारीकी से समझाने की कोशिश करेंगे। तो हेलो, मेरा नाम है मुन्ना और आप देख रहे हैं आइडियल मुन्ना यूट्यूब चैनल। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच मतभेद की शुरुआत ऑटोमन एम्पायर के ख़त्म होने के साथ ही होती है। 1917 में वर्ल्ड वार के दौरान जब ऑटोमन एम्पायर हारने की कगार पर था, उस समय ब्रिटेन के विदेश मंत्री सर आर्थर बेलफोर ने एक डिक्लेरेशन जारी किया। इस डिक्लेरेशन में यह लिखा गया कि ब्रिटेन यहूदियों को एक अपना अलग देश बनाने का मौका देगा। वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन ने चुपके से फ्रांस और रूस के साथ भी एक एग्रीमेंट किया। इसके बदले उसने पूरे ईस्ट को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया और तय किया कि वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद कौन सा देश किसके हिस्से में जाएगा। इसमें उसने फिलिस्तीन को अपने हिस्से में रखा। सीरिया और जॉर्डन फ्रांस को दे दिया गया। वहीं तुर्की का कुछ हिस्सा रूस के पास गया। एक तरफ ब्रिटेन ने यह कहा कि फिलिस्तीन हम यहूदियों को देंगे, वहीं दूसरी ओर उसने गुपचुप तरीके से साइक्स-पिको एग्रीमेंट के तहत यह हिस्सा अपने पास रख लिया। वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद ऑटोमन एम्पायर की हार हो चुकी थी। फिलिस्तीन में ब्रिटिश शासन देश की शुरुआत होती है। बेलफोर डिक्लेरेशन के वजह से बहुत ही ज़्यादा यहूदियों को फिलिस्तीन में बसाया जा रहा था। इस दौरान यहाँ पर यहूदियों की तादाद तेजी से बढ़ने लगी थी। फिलिस्तीन में जो यहूदी भाग कर आ रहे थे, उन्होंने यहाँ आकर ज़मीनें खरीदनी शुरू कर दी। धीरे धीरे यहूदियों का फिलिस्तीन में विस्तार होने लगा। अब यहूदियों ने अरब फिलिस्तीनियों से ज़मीनें खरीदने की दर पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। यहूदियों का फिलिस्तीन में साम्राज्य विस्तार होने लगा था। फिलिस्तीन में अपना जड़ें मजबूत करने के बाद उन्होंने अरब फिलिस्तीनियों को भगाना शुरू कर दिया। इसके वजह से 1936 में अरब फिलिस्तीनियों ने विद्रोह कर दिया। इसे दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने यहूदी सेना की मदद ली। बाद में अरब फिलिस्तीनियों को शांत करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने यहूदी माइग्रेशन पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी। इसके चलते यहूदी लोग ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो गए और छुप छुप कर उन पर हमला करने लगे। इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत होती है। हिटलर के शासन में पूरे यूरोप में बहुत ही ज़्यादा यहूदियों को मारा गया। करीब 60 लाख यहूदियों को गैस चेंबर में डालकर मार दिया गया। यूरोप में रह रहे यहूदियों को महसूस हुआ कि फिलिस्तीन के अलावा उनके लिए कहीं कोई दूसरी जगह नहीं है जहां यहूदी सुरक्षित रह सके। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन अस्तित्व में आता है। वहीं दूसरी तरफ यहूदी और फिलिस्तीन के लोगों के बीच का मतभेद काफी ज्यादा बढ़ गया था। ब्रिटेन इस मसले को हल करने में सफल नहीं था, इसलिए उसने यह मसला यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में भेज दिया। इस मसले पर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में वोटिंग हुई और नतीजा यह निकला कि 51% एरिया यहूदियों को दिया जाएगा और 49% एरिया फिलिस्तीन को, और तीसरा जगह था यरूशलेम। इसे लेकर काफी मतभेद था। यहाँ आधी आबादी यहूदी थी और आधी आबादी मुस्लिम। इसे लेकर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने अपने फैसले में कहा कि इस जगह पर इंटरनेशनल कंट्रोल होगा। उस समय लगभग 7 लाख अरब फिलिस्तीनियों को अपना देश छोड़ना पड़ा। यही वजह है कि इजिप्ट, सीरिया, सऊदी, ईरान, इराक और जॉर्डन ने 1967 में इजराइल पर हमला करने की योजना बनाई। उनके इस हमले से पहले ही इजराइल ने इन 6 देशों पर हमला बोल दिया। हमले में अरब देशों को काफी नुकसान हुआ। इजराइल धीरे धीरे फिलिस्तीन पर कब्जा करने लगा। इस वार को 6 डे वार के नाम से भी जाना जाता है। इस वार को इजराइल बिना किसी वार्निंग के ही सारे अरब मुल्कों के टैंक और लड़ाकू विमानों पे मिसाइल हमला किया और तबाह कर दिया, और वो भी रात के 3 बजे के टाइम इजराइल ने इस काम को अंजाम दिया। इसके बाद फिलिस्तीनी लोग वेस्ट बैंक पर बढ़ रहे इजरायली अत्याचारों के खिलाफ बोलना शुरू करते हैं। इसी कड़ी में यासिर अराफात ने एक संगठन की शुरुआत की जिसका नाम
फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन था। कुछ टाइम बाद एक बहुत बड़ा चेंजिंग दौर आता है। दोनों देशों के बीच शांति बनाए रखने के लिए 1993 में ओस्लो एकॉर्ड समझौता होता है। इसमें यह फैसला लिया गया कि फिलिस्तीन इजराइल को एक इंटरनेशनल देश के रूप में एक्सेप्ट करेगा। इस समझौते में यह भी फैसला लिया गया कि फिलिस्तीन सरकार वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप को लोकतांत्रिक ढंग से कंट्रोल करेगी। इस समझौते के लिए इजराइल के इट्ज़हाक राबिन और फिलिस्तीन के यासिर अराफात को शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। आखिरकार बात यह है कि समझौता 5 साल के लिए किया गया था। इसके बाद दोबारा शांति समझौते के लिए सन 2000 में इजराइल और फिलिस्तीन एक मंच पर आए। दोनों देशों के बीच इस समझौते में कोई खास सहमति नहीं बन पाई। इसके चलते यह शांति समझौता टूट गया। तब से लेकर आज तक दोनों देशों के बीच किसी मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई है। दोनों देशों के बीच दोबारा मतभेदों की शुरुआत तब होती है जब कैंप डेविड समझौते के फौरन बाद इजरायली राष्ट्रपति एहूद बाराक फिलिस्तीन सीमा में 1000 सैनिकों के साथ टेम्पल माउंट पर जाते हैं। इस वजह से फिलिस्तीनी लोगों का गुस्सा फिर से फूट पड़ता है। आखिरकार दोबारा दोनों देशों में झगड़े की शुरुआत होती है। यह झगड़ा पहले के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा थी। इसमें 1000 यहूदियों की जाने गई तो वहीं 3200 फिलिस्तीनियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ये घटना सन 2000 से लेकर 2005 तक चलता रहा। इसके बाद 2005 में इजराइल ने अपनी आदतों में कई बड़े बदलाव किए। उसने गाजा से अपने 8000 सैनिकों को हटा दिया। फिलिस्तीन में हमास को अभी के टाइम पे इसे आतंकी संगठन की दर्जा दी जाती है। इजराइल फिलिस्तीनी लोगों पे अत्याचार करता रहता है ताकि ये लोग किसी भी तरह यह जगह छोड़कर यहाँ से चले जाए। यही वजह है कि जब फिलिस्तीनी लोगों पर ज्यादा अत्याचार होने लगता है तो हमास इजराइल पर छोटे छोटे रॉकेट दागने लगता है और इजराइल उसके जवाब में फिलिस्तीन को बहुत ही ज्यादा नुकसान कर देता है। जब इजराइल देश नहीं बना था उससे बहुत पहले भी अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग फिलिस्तीन में रहते थे, लेकिन फिलिस्तीनियों ने उन लोगों पे कभी भी कोई अत्याचार नहीं किया। उसके बावजूद भी आप किसी के देश में जाकर बस जाओ और उस पे जुल्म करो, ये तो सरासर गलत है। और तकलीफ की बात तो ये है कि इजराइल के साथ बड़े बड़े देश खड़े हैं। अब आगे क्या क्या होने वाला है हम और आप नहीं जानते। हम लोग तो सिर्फ दुआ कर सकते हैं उन लोगों के लिए जिन पर जुल्म हो रहा है। तकलीफ सबको होता है, चाहे वो किसी भी मजहब का इंसान हो। सबका खून भी एक है, सबको एक ही खुदा ने बनाया, फिर ये भेदभाव क्यों? जो भी सच्चाई थी मैंने बिना किसी की तरफदारी किए आपके सामने रखा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आपके प्यार की हमें बेहद ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।